हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलन सिंह कर्ण एक बार फिर से आप सभी का एसके एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और मैं एमपीटेट और सीटेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी करवा रहा हूं। इसके साथ साथ हमने पिछले वर्षों के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं उनको भी हमने सॉल्व किया हुआ है। और इसी के साथ जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस जो हमारे एमपीटेट के एग्ज़ाम में दिया है उसको भी मैं कवर करके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज्वाइन इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आप इसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करने के पश्चात जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको सर्च बार में जाना है और सर्च बार में जो मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह कर्ण, आप जो स्पेलिंग है बड़े ध्यान से देख लें, शैलेंद्र सिंह कर्ण के नाम से आप सर्च बार में मुझे जाके सर्च कर सकते हैं। और जब आप सर्च करेंगे तो जो भी मेरे कोर्सेज़ हैं वो आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल है और अभी मैंने जो 3 जो कोर्स हैं वो मेरे यहाँ पर चल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे शैलेंद्र सिंह कर्ण। और जो भी मेरे कोर्सेज़ हैं दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एमपीटेट 2020 की जो तैयारी है मैं करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स की। इसके अतिरिक्त हमारी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, और इसी के साथ में एग्जामिनेशन प्लान एंड सिलेबस। तो इन तीनों कोर्सेज़ के अंतर्गत मैंने एमपीटेट के काफ़ी कुछ जो लेसन्स हैं वो कवर किए हुए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को लेकर के। और इसी के साथ में मैथ्स को लेकर के मैंने काफ़ी कुछ जो वीडियो हैं वो अपलोड कर रखे हैं दोस्तों। और मेरे 100 से ज़्यादा जो वीडियो हैं वो अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यदि आप लोग चाहें तो अनअकैडमी पर जाकर वो मेरे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, 100 से ज़्यादा जो मेरे वीडियो हैं, बाल विकास तो मैंने पूरा कवर उसमें कर ही लिया है और इसके साथ साथ मैंने मैथमेटिक्स के भी जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं वो पूरे कवर किए हुए हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। और चाइल्ड डेवलपमेंट में 100 से ज़्यादा जो वीडियो हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप वो अनअकैडमी पर जाकर देख लीजिएगा। और आज जो हम लोग यहाँ पर जो आज का हमारा चैप्टर है, तो दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर है आप देख पा रहे होंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अधिगम आवश्यकता को लेकर के आज का ये जो वीडियो है मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि अधिगम आवश्यकता क्या होती है और किस प्रकार से ये बालकों को यहाँ पर प्रभावित करती है। तो दोस्तों, हम लोग पहले समझ लेते हैं अधिगम आवश्यकता क्या होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने में कमज़ोर होते हैं और इस प्रकार की जो आवश्यकता को ही यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम आवश्यकता कहते हैं। दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आपने अपनी कक्षा के कई ऐसे छात्रों को देखा होगा जिन्हें अधिगम करने में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, या तो उन्हें कुछ पढ़ने में परेशानी होती है, लिखने में परेशानी होती है, या मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करने में, वर्तनी को समझने में, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने में कई प्रकार की जो परेशानियां हैं उनके सामने आती हैं। और इस प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उसे ही हम यहाँ पर अधिगम आवश्यकता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ प्रमुख अधिगम आवश्यकता और उनके जो कारण होते हैं उनको हम समझेंगे, किस प्रकार की अधिगम आवश्यकता और
किस भाग से संबंधित होती है वो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हमारे एमपी टेट के एग्ज़ाम के साथ साथ सी टेट और अदर टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस चैप्टर से लेकर कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है। इसलिए इस चैप्टर को आज मैंने इम्पोर्टेंस देते हुए आज इसी पर वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं आसक्तता के प्रकार। दोस्तों आसक्तता के जो प्रमुख प्रकार हैं उनको मुख्यतः यहाँ पर 5 भागों में हमने डिवाइड किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला है हमारा मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता। तो दोस्तों जब बालकों को मौखिक रूप से किसी विषय वस्तु को सीखने में यदि कोई परेशानी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता। और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक को हम कहते हैं अफेजिया और एक को हम कहते हैं डिसअफेजिया। यानी कि जब भी अगर प्रश्न आए कि अफेजिया या डिसअफेजिया किस प्रकार की अधिगम अशक्तता का प्रकार है, तब दोस्तों आपको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो लगाना है मौखिक रूप से अधिगम अशक्तता का ये प्रकार है। दोस्तों दूसरी जो अशक्तता है उसे यहाँ पर पढ़ने की अशक्तता कहा जाता है। इसके अंतर्गत एलेक्सिया और डिसलेक्सिया आता है। यानी कि यदि सीधा सा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए कि एलेक्सिया किस प्रकार का अधिगम अशक्तता विकार है, तो इसे हम कहेंगे पढ़ने में अशक्तता। जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को पढ़ने में अटकता है या किसी शब्द को बोलने में उसे परेशानी होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं। इसी प्रकार से लिखने की अशक्तता के अंतर्गत अग्रेफिया, एप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और सिम्बोलिया, डिस्प्रैक्सिया, इस प्रकार के ये जो अशक्तताएं हैं वो लिखने से संबंधित अशक्तताएं यहाँ पर कहलाती हैं। दोस्तों चौथी प्रकार की जो हमारी अशक्तता है उसे यहाँ पर शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो गणित संबंधी अशक्तता होती है उसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डिस्कैलकुलिया। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रमुख प्रकार की जो अधिगम अशक्तताएं हैं जो बालकों के सम्मुख अधिगम करने में यहाँ पर उन्हें परेशानी उत्पन्न करती हैं, उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। और अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि जो अफेजिया है, अफेजिया नाम की जो अधिगम अशक्तता है वो किस प्रकार से एक बालक को यहाँ पर प्रभावित करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। जब कोई बालक अपनी भाषा को संप्रेषित करने में किसी प्रकार की कठिनाई को महसूस करता है तो इस प्रकार का जो विकार होता है उसे अफेजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अफेजिया कहा जाता है। दोस्तों सेकंड जो हमारा दिया है एलेक्सिया, तो एलेक्सिया भी एक प्रकार का अधिगम अशक्तता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति हो जाने के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। जब कोई बालक को किसी प्रकार की यदि चोट लग जाती है जिससे उसे पढ़ने में यहाँ पर कठिनाई होती है और मस्तिष्क में उसकी क्षति उत्पन्न हो जाती है, तब इसे हम क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एलेक्सिया कहा जाता है। जो तीसरा हमारा प्रकार है जिसे कहा गया है डिसलेक्सिया, इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। यानी कि बालक उच्चारण करने में यहाँ पर कठिनाई का अनुभव करता है, तब इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, डिसलेक्सिया। अगला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं अप्रेक्सिया। इसमें व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन के सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे कि लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार के विकार में जो बालक होता है वो गतिक कौशलों में कठिनाई का अनुभव करता है और इस प्रकार का जो अधिगम अशक्तता है उसे अप्रेक्सिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर अधिगम अशक्तताएं देखी। अगली स्लाइड में हम और देखते हैं, जैसे कि दिया है डिस्ग्राफिया। दोस्तों डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अशक्तता को कहा जाता है। जब कोई बालक किसी विषय वस्तु को लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है तब उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। इसी प्रकार से डिस्कैलकुलिया ऐसा अधिगम अशक्तता में बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो जब बालकों को गणित की विषय वस्तु को समझने में कठिनाई होती है तब उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है वो है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की जो मन की स्थिति है वो हमेशा निम्न रहती है। यानी कि इस प्रकार के विकार में एक बालक के मन की जो स्थिति है वो निम्न रहेगी और जिसे क्या कहा जाएगा, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया एक प्रकार का गंभीर तनाव अवस्था का विकार है।
दोस्तों अगली अधिगम अशक्तता को डिस्मोर्फिया कहा गया है। डिस्मोर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के अंग कुछ बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। तो इस प्रकार के मनोविकार के कारण बालकों को अधिगम अशक्तता का सामना करना पड़ता है। तो कुछ प्रमुख अधिगम अशक्तताएं हमने देखी और ये हमारे एमपी टेट और अदर टेट के एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इन सभी की हमें परिभाषा सहित इन्हें याद करना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। अब दोस्तों आज हमने जो अध्ययन किया अब हम उसका थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर रिवीजन। कुछ प्रमुख प्रश्नों को मैंने यहाँ पर शामिल किया हुआ है और इसी प्रकार के जो प्रश्न हमारे टेट के एग्ज़ाम में आते हैं तो जिससे आपको अपनी तैयारी भी यहाँ पर पता चलेगी। तो आइए दोस्तों मिलकर के कुछ प्रश्न देखते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस कारण से होती है। दोस्तों यदि आपने वीडियो अगर अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य आते होंगे। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया का, डिस्प्रैक्सिया का, डिस्कैलकुलिया का या डिसलेक्सिया का। दोस्तों यदि आपने वीडियो देखा है तो फटाफट से इसके जो आंसर बताइए। चलिए दोस्तों मैं ही आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डिस्ग्राफिया, यानी कि जो डिस्ग्राफिया के कारण जो विकृत लिखावट है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, डिस्प्रैक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है हृदय से है, तंत्रिका तंत्र से है, फेफड़े से है या श्वसन से है। दोस्तों हमने डिस्प्रैक्सिया बीमारी के संबंध में भी पढ़ा है। तो जो डिस्प्रैक्सिया का जो संबंध है वो हमारे यहाँ पर तंत्रिका तंत्र से हो जाता है, यानी कि जो एक बालक है अपने हाथ पैरों पर यहाँ पर संतुलन करने में यहाँ पर अक्षम हो जाता है और उसके जो हाथ पैर हैं वो सही प्रकार से यहाँ पर कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। दोस्तों संपूर्ण रूप से अंध लोगों के लिए, अर्ध अंध बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का अंतर अधिकांशतः आपको आता होगा दोस्तों। तो संपूर्ण रूप से जो अंध बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ये भी दोस्तों हमने वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। एप्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, एलेक्सिया या डिस्थीमिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा एप्रेक्सिया। जब मस्तिष्क में किसी चोट के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे एप्रेक्सिया कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए कौन सा बाल मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसमें से कौन सी बाल मनोवैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, निरीक्षण विधि अथवा बहिर्दर्शन विधि या ये सभी। तो एक बालक की मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के लिए अध्ययन की जाने वाली जो मनोवैज्ञानिक विधि है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत सभी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये जो सारी विधियाँ हैं बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और अगर कोई यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।